हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जो ज्योग्राफी से है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे इस टॉपिक में से हमेशा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में ये टॉपिक जब आप समझेंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा ज्योग्राफी बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। तो आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हम पढ़ने वाले हैं आज इंडिया का क्लाइमेट। लेकिन क्लाइमेट पढ़ने से पहले अक्सर मैंने देखा है कुछ लोगों में कंफ्यूजन रहता है वेदर और क्लाइमेट को लेके कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। हम दोनों को मौसम ही कहेंगे लेकिन फ़र्क क्या है फिर अगर दोनों मौसम ही है? क्या हमें दोनों को एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं? मतलब कि वेदर और जो क्लाइमेट है क्या ये सिनोनिम्स है आपस में? बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपको वेदर के बारे में बता दूं तो नॉर्मली आप देखेंगे ये शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ होता है, जहां पे हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के बारे में, मौसम के बारे में जब भी हम बात करेंगे। मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूं, कुछ घंटों का होगा, दिन का होगा, इवन हफ्तों का भी अगर हम बात करेंगे। जैसे आज बर्फ हो रही है तो आप बोलेंगे आज का वेदर कैसा है? स्नोफॉल। आज क्लाउड्स हैं बाहर तो आज का वेदर कैसा है? उस टाइम पे आप वेदर यूज करेंगे। जब आप स्पेसिफिकली किसी टाइम का पूछ रहे हैं तो उसको कहा जाता है वेदर। इट इज द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इस टाइम पे एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशन है? अभी आप बाहर निकलेंगे तो वहां पे धूप होगी तो आप बोलेंगे आज का जो वेदर है वो सनी है। इस तरह से हम वेदर का यूज करते हैं। लेकिन जिस टाइम पे आप क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे दैट इज ए लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस। मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज का क्या मतलब है? मान लो कि ये सालों तक, इवन डिकेड्स का होगा या सेंचुरीज का भी होगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल कैसा मौसम रहा है किसी जगह का। ये मैं आपको इधर मैप पे समझा देता हूं। अगर आप इस मैप पे देखेंगे, यहां पे ये जो एरिया है दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अगर आपको पूछा जाए जम्मू एंड कश्मीर में जो विंटर क्लाइमेट कैसा होता है तो आप बोलेंगे यहाँ पे कश्मीर का अगर पूछा जाएगा कैसा होगा? फ्रीजिंग होगा। यहाँ पे माइनस टेम्परेचर चला जाता है, उसको क्लाइमेट कहा जाता है। आप ये नहीं बोलोगे कि जम्मू कश्मीर का वेदर है। वेदर आपको स्पेसिफिकली किसी दिन का या किसी महीने का पूछ सकते हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स जब आप देखेंगे, 40 ईयर्स जब आप देखेंगे तो हर साल जनवरी के महीने में वहाँ पे माइनस टेम्परेचर हो जाता है। तो इस वजह से आपको पूछा जाएगा कि वहाँ का क्लाइमेट, और आप बताएंगे कि वहाँ का क्लाइमेट जो है दैट इज फ्रीजिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी। वैसे ही जब आप देखेंगे रेनफॉल के बारे में आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बॉम्बे या मुंबई, जिसको कहा जाता है मुंबई या बॉम्बे, यहाँ पे किस तरह का मौसम रहता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे बारिश होती है। लाइकवाइज आपको बैंगलोर का यहाँ पे देखोगे, बैंगलोर के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ का कैसा है? यहाँ पे भी आप देखेंगे थ्रू आउट द ईयर बारिश होती ही रहती है। तो यहाँ के जो क्लाइमेट है दैट इज रेनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, ये चलता आ रहा है बहुत सारे सालों से, ठीक है। इस वजह से हम उस टाइम पे वेदर यूज नहीं करेंगे, उस टाइम पे हम यूज करेंगे क्लाइमेट। तो बेसिक डिफरेंस जो वेदर और क्लाइमेट में है दैट इज ऑफ टाइम। कि अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए बात कर रहे हैं तो आपको वेदर कहना है, और अगर आप बहुत ज्यादा ड्यूरेशन के लिए, डिकेड्स या सेंचुरीज के लिए बात कर रहे हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कुछ भी ड्यूरेशन हो सकती है। देखो इसका कुछ स्पेसिफिक नहीं है, फिक्स्ड कुछ नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इसका कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। ऐसा अगर आपको कोई बोल दे कि एक दिन के लिए ही वेदर होगा और 50 साल के लिए ही क्लाइमेट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नॉट फिक्स्ड, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो होगा वो क्लाइमेट होगा। एट अ मोमेंट या फॉर अ फ्यू डेज अगर कोई चीज हम बात कर रहे हैं दैट इज वेदर। आई होप आपको वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया है। अब हमें आज पढ़ना है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? अब हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं ये मैं आपको पहले बता देता हूं। अगर हमें इसको अप्रोच करना है तो इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि मैं आपको बता दूं सीधे सीधे लिख के कि देखो भाई यहाँ पे इस तरह का, जम्मू कश्मीर में इस तरह का मौसम है, फिर जब हम सेंट्रल इंडिया में आएंगे तो यहाँ पे किस तरह से बारिश होती है, क्या टेम्परेचर है। सेम जब हम बात करेंगे बाकी जगहों की तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूंगा इस जगह का कैसा मौसम है। मान लो जब हम बात करेंगे कहाँ की, केरला की या जो साउदर्न स्टेट्स है, वहां पर मैं बता दूंगा कि मानसून की वजह से बारिश होती है तो वहां का क्लाइमेट वैसा रहेगा। वैसे ही जब आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट काफी ज्यादा है। जैसे कि आज भी आप देखेंगे, इवन आज भी जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है तो कश्मीर में बर्फ होगी, फिर जम्मू में बारिश होगी। तो या तो मैं आपको ऐसे पढ़ा सकता हूं, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका मैं आपको ऐसे पढ़ा सकता हूं कि मैं आपको समझाऊं कोई भी चीज क्यों हो रही है। मान लो अगर मुंबई में बारिश हो रही है तो ज्यादा मुंबई में क्यों हो रही है? वहीं जब आप देखेंगे यहां गोवा में बारिश होगी लेकिन इसके दूसरे साइड यहां पे बारिश ही नहीं होगी, ये क्यों हो रहा है?
वैसे ही जब आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में या कश्मीर में बर्फ और बारिश अच्छी खासी होती है, वही लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, वहां पे उतनी होगी ही नहीं। आखिर इसके पीछे राज क्या है? अगर आप कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे तो एक चीज जो आपको फायदा मिलेगा वो ये कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये समझा दूं, ये शिलोंग यहाँ पे या मेघालय जिसको हम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा चिरापुंजी या माइसनरम जो है वो वेटेस्ट प्लेस है, ये आपने याद कर लिया, रट लिया। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि ये वेटेस्ट प्लेस क्यों है, क्यों यहीं पे ज्यादा बारिश होती है? जबकि आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जो बिल्कुल ओशियन के पास में है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, या बाकी सारी केरला हो गया, इन जगहों पे इतनी बारिश क्यों नहीं होती जितनी वहां पे होती है? कभी आपके माइंड में ये सवाल आया? तो आज मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा कि ये चीजें क्यों होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब मैं जब आपको समझाऊंगा तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपको दो चीजें आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या समझना है आपको? सबसे पहले आपको यह समझना है कि प्रेशर सिस्टम जो है, प्रेशर सिस्टम क्या है, प्रेशर बेल्ट्स क्या है, प्रेशर बेल्ट। सबसे पहले आपको प्रेशर बेल्ट के बारे में समझना है, और दूसरा आपको समझना है कोरियोलिस फोर्स के बारे में, कोरियोलिस फोर्स। जब आप ये दो चीजें समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इंडिया में इतनी वेरिएशन क्यों है। टेम्परेचर की भी वेरिएशन है। आप देखो, अभी आप दिल्ली जाओगे इन द मंथ ऑफ मार्च तो आप देखोगे वहां पे ऑलरेडी 35-36 है, और अगर आप कश्मीर में रह रहे हो तो यहाँ पे देखो 10-12 डिग्री ही है। ये डिफरेंस क्यों है? ये चीजें समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, दैट इज अ प्रेशर बेल्ट्स एंड कोरियोलिस फोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले बेसिक से। जब आप इस इमेज को देखेंगे, यहाँ पे ये अर्थ की मोशन दिखाती है, मोशन दिखाती है। जैसे कि आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं, जो अर्थ है वो दो तरह से मूव करती है। एक होती है रोटेशन, रोटेशन इज नंबर वन, एंड द सेकेंड इज रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या फर्क है? रोटेशन का मतलब यह है कि अर्थ जो है वो अपनी ही एक्सिस पे, ये जो देख रहे हो आप, ये अर्थ की एक्सिस है, यहां से जो ये लाइन ऊपर की तरफ है ना, ये इट इज अ एक्सिस ऑफ अर्थ। इस पे जब अर्थ घूमती है अपनी, देखो टॉप आपने देखा है, लट्टू जिसको कहते हैं, टॉप, उसको जब आप घुमाते हो ना तो क्या होता है, एक तो वो अपनी जगह पे ही घूमता है इस तरह से गोल 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 गोल, और वो फिर इधर उधर भी जाता है ना, इस तरह दूर दूर भी जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट है रोटेशन और रेवोल्यूशन का। जो अपनी जगह ही घूमता है उसको कहा जाता है रोटेशन, और जब वो इधर उधर जा रहा होता है उसको कहा जाता है रेवोल्यूशन। अर्थ का भी कुछ इसी तरह से आप देखेंगे, जब अर्थ अपनी ही जगह पे घूमती है उसको रोटेशन कहा जाता है, और जब अर्थ यहां देखो इस तरह से इस जगह पहुंचेगी, फिर यहां ये सन बीच में है, सन के अराउंड घूम रही है, फिर इधर पहुंचेगी, फिर इधर से वापस आएगी अपनी जगह पे जहां से स्टार्ट किया था, इसको रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब इससे क्या होता है, रोटेशन से अगर आपको पूछा जाए रोटेशन से क्या फर्क पड़ता है, तो रोटेशन से होता है दिन और रात। अब जो फेस सन के सामने आएगा वहां पे दिन होगा। जैसे कि ये वाली इमेज आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाली साइड पे काफी ज्यादा लाइट है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे अभी दिन है, और पीछे वाली साइड में अभी रात है जहाँ पे आपको थोड़ा डार्क दिख रहा है। ये किस वजह से होता है? ये होता है रोटेशन की वजह से। और रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? रेवोल्यूशन की वजह से साल बदलते हैं, या हम कह सकते हैं मौसम बदलते हैं। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, ये इमेज नंबर 1 देखो सबसे पहले, इसमें जब आप देखेंगे तो ये स्प्रिंग सीजन है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि स्प्रिंग सीजन क्यों है इसी टाइम पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये समर सीजन है, कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये तीसरा है और ये चौथा है। चौथा वाला विंटर है, तीसरा वाला ऑटम है। ठीक है, इतना समझ गए आप कि कैसे अर्थ के घूमने से दिन और रात भी होते हैं और साल मतलब सीजन भी चेंज होते हैं। आई होप इतना आप समझ गए। अब मैं आपको इस इमेज को, जो इमेज नंबर 2 है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप इस पिक्चर को थोड़ा सा डिटेल से देखिए। इमेज नंबर 2 को एक बार देख लो, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ये वाला जिसपे समर सोल्स्टिस लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं। अब देखो इसी को, ये है इमेज नंबर 2 हमारी, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन है वही। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाया जा रहा है। एक साइड से सन है, ये जो है ये हमारा सन है, और ये अर्थ है। और मैंने आपको क्या बोला था कि अर्थ को टिल्ट है, बोला था? तो अगर नहीं बोला है तो अब सुन लो, अर्थ का टिल्ट का होने का मतलब क्या है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे अगर अर्थ ड्रॉ करूंगा, ये मान लो अर्थ है। अर्थ इस तरह से नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है। झुकी हुई है मतलब टिल्ट देखो ना कैसे, इस तरह से है कि नहीं? देखो यहाँ पे टिल्ट थोड़ा टेढ़ा है, मतलब अर्थ सीधी नहीं है। सीधा होना मतलब इस तरह से होना, इस तरह से तो नहीं है ना। ये जो है अर्थ थोड़ी झुकी हुई है। इस झुकने की वजह से आप देखेंगे कि कितना फर्क पड़ता है क्लाइमेट पे भी, दिन रात पे भी, हर चीज पे इस झुकने की वजह से ही फर्क पड़ता है। और अगर आपको पूछा जाए ये जो झुकी हुई है कितनी डिग्री से झुकी हुई है, तो आपको बताना है 23.5 डिग्री जो है अर्थ का टिल्ट। कितना?
23.5 डिग्री। नॉर्मल अगर आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे ना ऐसे परपेंडिकुलर, अगर ये ऐसे होता तो इसके और इसके बीच में आपको जो एंगल दिखेगा, ये वाला एंगल, ये 23.5 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द टिल्ट ऑफ द अर्थ अलॉन्ग इट्स एक्सिस इज 23.5 डिग्री। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे जो मैं आपको बता रहा था। कौन सा मैंने बोला था? इमेज नंबर 2 जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी। अब इमेज नंबर 2 में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे इसका जो मुंह है ना सन की तरफ, ये वाला पोर्शन है, मतलब कि नॉर्थ। ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं यहां से जो जा रही है, इसको कहा जाता है इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है? आपके माइंड में सवाल आ सकता है, ये जो लाइन बीच में जा रही है इसका नाम इक्वेटर है, तो वो है क्या? बस इतना याद रखो, इक्वेटर वो लाइन है जो सेंटर ऑफ द अर्थ से पास करती है। उसकी वजह से अर्थ जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, एक हो गया नॉर्थ और दूसरा हो गया साउथ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हम किसको कहते हैं? जो इक्वेटर के ऊपर की साइड है। और साउदर्न हेमिस्फीयर हम किसको कहते हैं? जो इक्वेटर की नीचे वाली साइड में है। अब इससे क्या होगा इक्वेटर के ऊपर होने या नीचे होने से? पहले सवाल यह है। तो इसका सिंपल आंसर है, जब अर्थ का टिल्ट होगा इस तरह से, जिस टाइम इस इमेज को आप देख रहे हैं उस टाइम पे आप देखो तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन के पास दिखेगा आपको एज कंपेयर टू साउदर्न। देखो ना, यहां से यहां तक कम है एज कंपेयर टू यहां से यहां तक। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टिल्ट रहेगा कहां की तरफ? समर की तरफ। ये मैं पिक्चर नंबर 2 की बात कर रहा हूं। और जिस हेमिस्फीयर का टिल्ट रहता है सन की तरफ, उसके तरफ जो वर्टिकल रेज आती है सन की, वर्टिकल रेज मतलब 90 डिग्री एंगल यहां पे बनेगा सन रेज का विद द सन। यहां से जो भी यहां से आ रही है इस तरह से, इनका 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और जो वर्टिकल रेज आ रही है इसका मतलब यह है कि इस टाइम पे समर सीजन आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप एक बात याद रख लेना, जिस भी हेमिस्फीयर का टिल्ट सन की तरफ होता है, जिस भी, रिमेंबर और इसको लिख लो, जिस भी हेमिस्फीयर का टिल्ट सन की तरफ होता है वहां पे समर सीजन होता है। और जिस हेमिस्फीयर का टिल्ट सन से दूर होता है, सन की तरफ नहीं होता है, वहां पे विंटर होता है। मतलब ये कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में एक ही टाइम पे समर और विंटर नहीं होता है। जब नॉर्थ में समर होगा तो साउथ में विंटर होगा, और जब साउथ में समर होगा तो नॉर्थ में विंटर होगा। अभी देखो कैसे होता है ये। यहां पे क्या देख रहे हो आप? सन रेज जो है वो वर्टिकली आ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। ये है ना, ये वाली सन रेज है, ये वर्टिकली आ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, तो यहां पे आपको समर दिखेगा। वहीं जब आप देखेंगे यही सन रेज जो है ये इस तरह से एंगल बना रही हैं, बहुत दूर से आ रही हैं, तो यहां पे आपको विंटर दिखेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है। देखो ये 90 नहीं है ना, यहां पे आप 90 देख सकते हैं, तो यहां पे इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको विंटर दिखेगा। और यही चीज बाद में जब चेंज हो जाएगी तो उल्टा होगा। अब बोलोगे उल्टा भी होता है? बिल्कुल होता है। देखो कैसे होता है। अभी इमेज नंबर 2 और इमेज नंबर 4 को देखो, मतलब इस वाली को और इस वाली को। ये पहले मैं एक्सिस दिखा देता हूं आपको, मतलब कि ऊपर ये इक्वेटर है। अभी मैंने आपको जो समझाया, ये बीच में सन रेज आ रही है यहां से जब आ रही है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ में इस टाइम पे आपको समर मिलेगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको मिलेगा विंटर। वहीं अब आ जाओ इमेज नंबर 4 पे। यहां पे क्या हो रहा है? ये इक्वेटर है और ये एक्सिस है। अब मुझे बताओ, अब कौन सा फेस है जो सन की तरफ टिल्टेड है? अब है साउदर्न हेमिस्फीयर जो सन की तरफ टिल्टेड है, और नॉर्थ जो है वो दूर है। देखो ये सन रेज यहां से आ रही है, बिल्कुल इस पे हिट कर रही है, और यहां की तरफ जो सन रेज आ रही है वो थोड़ा एंगल पे हिट कर रही है। जैसा कि इस इमेज में, पिछली इमेज में आपने देखा था, यहां पे बिल्कुल डायरेक्ट सन रेज आ रही थी, यहां पे हिट कर रही थी इस तरह से, और नीचे जो सन रेज आ रही थी वो थोड़ा एंगल पे आ रही थी। तो इसलिए जब आप इस इमेज को देखेंगे, इमेज नंबर 2 को, इस टाइम पे समर सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जहां पे इंडिया भी है, जहां पे हम भी हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और वैसे ही जब आप इस इमेज को देखेंगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर में सन मिलेगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको विंटर मिलेगा। अब आपके माइंड में सवाल आ सकता है, चलो ये तो हो गया इसका और इसका, तो यहां पे जो इमेज नंबर 1 और इमेज नंबर 3 है, इनमें क्या होता है? इनमें जो सन है ना, इसमें टिल्ट जो अर्थ का है किसी का होता ही नहीं है सन की तरफ। तो जो सन रेज आती हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर पे आती है, ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है ना साउदर्न हेमिस्फीयर में आती है। और सेम चीज होती है इमेज नंबर 3 में भी। तो इसलिए इस टाइम पे आप देखेंगे, एक तो सब स्प्रिंग सीजन मिलेगा जब इस तरह का होगा, दैट इज इमेज नंबर 1, और आपको ऑटम सीजन मिलेगा जब आपको इमेज नंबर 3 मिलेगी। क्योंकि इस टाइम पे ना ही ज्यादा गर्मी होगी नॉर्थ में ना ही साउथ में, और ना ही ज्यादा ठंड होगी नॉर्थ में ना ही ज्यादा साउथ में होगी, क्योंकि इस टाइम पे जो है सन जो है वो बराबर रेडिएट कर रहा है दोनों हेमिस्फीयर्स में। क्लियर हो गया? इतना समझना बहुत जरूरी है ताकि हम आगे बढ़े। बस इतना याद रखना कि 2 बार साल में 2 बार ऐसा होगा जब सन बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होगा,
ये देखो इक्वेटर के ऊपर सन 2 बार आपको मिलेगा। कब? एक तो जब स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा और ऑटम इक्विनॉक्स होगा। अब ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स ऑटम इक्विनॉक्स का क्या मतलब है? जब स्प्रिंग सीजन आएगा और जब ऑटम सीजन आएगा। वैसे ही एक बार आपको सन मिलेगा कहां पे? यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एक बार आपको सन मिलेगा कहां पे? साउदर्न हेमिस्फीयर में। 2 बार इक्वेटर पे। अब एक चीज आपको यहां पे मैं बता देता हूं जो आपको थोड़ा बहुत याद रखनी है। जब भी सन यहां पे बिल्कुल स्प्रिंग और ऑटम में होता है तो कहां पे होता है? इक्वेटर पे। वैसे ही जब भी सन इमेज नंबर 2 या जिसको हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं, या ये वाली इमेज यहां पे स्ट्राइक करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? जहां पे ये पॉइंट है जहां पे सन रेज आ रही है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? थोड़ा नीचे होता है इससे, चलो इमेज में थोड़ा ऊपर दिखाया है, ऑलमोस्ट यहां पे होता है इस तरह से, इधर इंडिया के बीच में से। इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अगर आपको पूछा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न में है कि साउदर्न में है, तो आपको आंसर करना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और यहीं पे आप देखेंगे 21 जून, 21 जून में क्या होता है पता है आपको? सबसे लंबा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। इस टाइम पे जो सन है वो कहां पे स्ट्राइक करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्रीज पे। आप इतना याद रखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्ट्राइक करता है इस टाइम पे सन रेज जो होती है वर्टिकल होती है, जो वर्टिकल आप देख रहे हैं ना, इस टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा। इस वजह से आपको दिखेगा यहाँ पे 21 जून जो है, दीज आर द लॉन्गेस्ट डेज। इस दिन गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, वन ऑफ द हॉटेस्ट डेज जो आपको इंडिया में मिलेंगे। सेम थिंग जब अब ये वाली कंडीशन हो जाएगी, कौन सी वाली? ये वाली इमेज नंबर 4 वाली। इस टाइम पे कहां पे साउदर्न हेमिस्फीयर में सन स्ट्राइक करेगा? क्योंकि अब तो साउथ में करेगा ना, तो साउथ में किस जगह पे करेगा? 22 दिसंबर को ऐसा होता है जब सन है 22 दिसंबर को, जबकि इंडिया में सबसे शॉर्टेस्ट नाइट्स होती हैं। जैसे कि इस दिन लॉन्गेस्ट डेज होते हैं, 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट नाइट्स होती हैं, क्योंकि इस दिन सन जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं होता है, वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। और कहाँ पे हिट करता है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। जैसे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वैसे ही वहां पे आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या नाम है इसका? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 2 चीजें आप याद रखना। 3 चीजें होती हैं। एक तो 2 बार इधर देखो भाई, 2 बार स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स, इस टाइम पे सन जो होता है वो हिट करता है कहां पे? इक्वेटर पे। फिर इमेज नंबर 2 में कहां पे करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और इमेज नंबर 4 पे कहां पे हिट करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अगर किसी को इसमें कुछ समझ ना आया हो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना हम समझ गए। अब चलते हैं हम आगे कि टिल्ट होने से क्या दिन और रात पे भी असर पड़ता है। ये इमेज आप देख लो, ये इमेज, और याद करो जो हमने इमेज नंबर कौन सी देखी थी? 4। ये एक्सिस है यहाँ पे, दिस इज द एक्सिस जो मैंने आपको पढ़ाई है। ये एक्सिस टिल्टेड है, सन आपको इधर मिलेगा कहीं पे इस तरह से। तो मुझे बताओ कौन सा फेस इस टाइम पे सन को फेस कर रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कि साउदर्न हेमिस्फीयर? बिल्कुल कॉमन सेंस है साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ तो थोड़ा दूर है इससे। देखो यहां से अगर सन आएगा तो रेज कैसे जाएंगी? एंगल से जाएंगी ना, लेकिन यहां से कैसे जाएंगी? सीधे जाएंगी साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। तो इस टाइम पे साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या इंडिया में हम बात करेंगे विंटर होगा। अब टिल्ट होने से आप देखो दिन और रात पे कैसे असर पड़ता है। इक्वेटर पे आप देखेंगे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरी टाइम, दिन और रात की जो लेंथ है ना वो बराबर मिलेगी। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं होता है। आप फॉर एग्जांपल समझ लो, जब हम बात करते हैं जनवरी के महीने की, जनवरी में हमें क्या मिलता है? जनवरी में आप देखो कैसे शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता है ना, 5-6 बजे तक अंधेरा, 6 बजे तक तो अंधेरा हो ही जाता है, 6 PM पूरा अंधेरा हो जाता है। और सुबह सनराइज कब होता है? ऑलमोस्ट 7 बजे। 7 बजे आपको सनराइज मिलेगा। ये हर जगह नहीं होता है, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। बाकी जगहों पे वेरी करता है। जम्मू कश्मीर की जब हम बात करेंगे तो सनराइज 7, 7:30 भी होता है। तो ये बात है किसकी? जब हम यहाँ पे जनवरी के महीने की बात करते हैं। वहीं जब आप जून के महीने की बात करेंगे तो जून में आप देखोगे कि जो सनसेट है वो रात को 8 बजे होता है, और जो सनराइज है वो सुबह मान लो 5, 5:30 तक हो जाता है। यहाँ पे AM आएगा, PM नहीं आएगा।
हाँ, ये आपने नोटिस किया होगा कितना वेरिएशन है दिन और रात में। यहाँ पे देखो 12-13 घंटे रात रहती है और यहाँ पे देखोगे आप 16 घंटे का दिन रहता है, 15 घंटे का दिन रहता है। इतनी वेरिएशन क्यों है दिन और रात में? इट इज बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ। यहां से आपको मिलेगा क्वेश्चन एग्जाम में, व्हाई इज देयर अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ड्यूरिंग समर्स एंड विंटर्स? तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ। बस इतना लिख दिया, टिल्ट ऑफ द अर्थ आ गया, खत्म बात। इससे आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अब यहां पे आपको देखना है कि कैसे चीजें हो रही हैं। इक्वेटर पे आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी कि कभी दिन ऐसे 16 घंटे का हो गया और कभी 11 घंटे का ही हो गया। ये आपको इक्वेटर पे नहीं मिलेगा। इक्वेटर पे आप देखो, वहां पे आपको दिन और रात ऑलमोस्ट बराबर मिलेंगे। ये समझने के लिए आपको समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? ये लाइन देख रहे हो यहां से जो ड्रॉ की गई है, ये वाली, इसकी एक साइड से जब आप देखोगे पूरा येलो कलर का ब्राइट है और दूसरे साइड से देखोगे तो बिल्कुल अंधेरा है। बेसिकली जब आप सन की रेज यहां से आ रही हैं तो आप देखो जिस हाफ ऑफ द अर्थ पे, अर्थ तो टिल्टेड है लेकिन कुछ हाफ ऑफ द अर्थ है ना, आधी अर्थ जो है उस पे सनरेज होंगी, वहां पे दिन होगा, और जिस पे सनरेज नहीं होंगी वहां पे रात होगी। और जब हम इसी के बारे में देखेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो एक लाइन है जो अलग करती है दिन वाले एरिया को और रात वाले एरिया को। क्या है? लिखो इसको जल्दी से। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसको कहते हैं? एन इमेजिनरी लाइन दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द डे एंड द नाइट। क्योंकि इस एरिया में जहां पे येलो है, दिस इज डार्क, दिस इज ब्राइट, यहां पे दिन है और यहां पे रात है। अब देखो, क्योंकि मैंने आपको क्या बता दिया था, दिन और रात कैसे होते हैं? अर्थ की रोटेशन से। अर्थ जो घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इस तरह से घूम रही है ये, ठीक है। इस तरह से जब घूमेगी तो अभी जो पोर्शन अर्थ के सन के आगे दिख रहा है वहां पे दिन होगा। बाद में जब अर्थ घूमेगी तो पीछे वाला पोर्शन भी आएगा सन के सामने, वहां पे दिन आएगा, और आगे वाला पोर्शन पीछे चला जाएगा, वहां पे रात हो जाएगी। अब देखना भाई, यहां पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझना। ये इक्वेटर की बात हम करेंगे। देखो ये इक्वेटर है, यहां से यहां तक और यहां से या फिर इससे आगे, यहां से यहां तक इक्वल डिस्टेंस से है कि नहीं? ऑलमोस्ट सेम है ना। देखो जितनी यहां से यहां तक है उतनी ही यहां से यहां तक भी है। मतलब कि ये इक्वेटर पे जितनी टाइम तक दिन रहेगा उतनी टाइम तक रात भी रहेगी। क्यों? क्योंकि उतना ही एरिया इक्वेटर का एक सन के आगे रहेगा जितना रात है। फिर जब अर्थ घूमेगी तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, ये सामने आएगा और ये वाला पोर्शन पीछे चला जाएगा। तो मतलब फिर से इस वाले एरिया में दिन आएगा और रात आएगी। लेकिन जितना एरिया है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जितने एरिया में जितने टाइम के लिए दिन रहेगा उतने टाइम के लिए रात भी रहेगी, क्योंकि ये बराबर है ऑन द इक्वेटर। अब देखो आप, जब हम बात करेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर की, मतलब इसकी, यहां पे देखो, यहां से हम शुरू करते हैं और इधर तक आते हैं। ये देखो कितना एरिया है, इतना एरिया है, इतना एरिया है। लेकिन जब आप रात की बात करेंगे बहुत कम एरिया है। ये तो दिख रहा है ना, इसमें कुछ सोचने जैसा है ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस है। ज्यादा एरिया है ना। फिर से देखो एक बार, कितना एरिया यहां से यहां तक है, बहुत ज्यादा एरिया है, लेकिन यहां से यहां तक कम है। मतलब ये कि यहां पे जो एरिया है वो ज्यादा टाइम तक सन के अंडर रहेगा ना, बहुत ज्यादा टाइम तक सन के अंडर रहेगा। तो यहां पे दिन जो होगा वो लंबा होगा और जो रात होगी वो होगी कम। क्यों? क्योंकि डार्क एरिया बहुत कम टाइम तक रहेगा। फिर जब ये घूमेगा इस तरह से तो ये वाला एरिया सामने आ जाएगा और इस टाइम पे आप देखोगे यहां से यहां तक पूरा दिन रहेगा। और इतने में, इसको मैं क्लियर करके दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। देखो भाई, मैं अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर रहा हूं जो यहां पे है। इस टाइम पे आप देखो इतना सारा एरिया में दिन मिलेगा, इतने में रात मिलेगी। फिर जब ये घूमेगी, घूमती कहां पे? इस एक्सिस पे घूमती है ना, यहां पे। तो जब घूमेगी तो इतना सारा एरिया, इतना बाद में घूमने के बाद इतना एरिया जो है उसमें दिन आ जाएगा और इस एरिया में आएगी रात। बात समझ में आई कि कैसे बहुत सारे एरिया में रात रहती है, दिन रहता है, रात रहती है। और ये बात कब हो रही है? ये जो डायग्राम है, दिस इज 22 दिसंबर। अब मैं आपको समझाता हूं और आसानी से, जिससे आपको समझ आएगा। आपको इसके लिए देखनी पड़ेगी इस वाली लाइन को। देखो भाई, यहां से शुरू होते ही यहां तक दिन है और इसके आगे रात ही रात है कि नहीं है? मतलब कि दिन बहुत कम है, इतना ही है, और रात जो है वो बहुत ज्यादा टाइम तक है, बहुत ज्यादा टाइम तक है। इसका मतलब यह है कि दिन जो है वो बहुत छोटा होगा और रात जो है वो बहुत ज्यादा लंबी होगी। डिस्टेंस ही देख लो ना भाई, कितनी ज्यादा अंधेरे में रह रही है। ये बात हो रही है 22 दिसंबर की। मुझे बताओ, जब हम विंटर में उठते हैं तो क्या सुबह 7 साढ़े 7 बजे दिन नहीं उगता है? क्या सनराइज नहीं होता है? और रात को 6 बजे तक फिर से अंधेरा हो जाता है। तो यही मैं समझा रहा हूं कैसे दिन की जो लेंथ है वो बहुत कम है
और रात की लेंथ जो है बहुत लंबी है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और ये जो इमेज है ये मंथ ऑफ दिसंबर की है। अब आप बोलोगे सर क्यों है मंथ ऑफ दिसंबर की, तो वो मैंने आपको यहाँ पे अभी अभी समझा दिया था, जब साउदर्न हेमिस्फीयर का टिल्ट था कहाँ की तरफ, सन की तरफ। ये वाली इमेज इस टाइम पे ऊपर होगा विंटर, नीचे होगा समर, और अगर इसका उल्टा करेंगे आप तब आपको मिलेगा समर नॉर्थ में। अब आपको यहाँ पे मैं इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या ऐसा सच में होता है कि नहीं होता है। क्या आपने कभी सुना है कि कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे 24 घंटे अंधेरा रहता है और कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे 24 घंटे दिन भी रहता है? सुना होगा। वो जगह है क्या सच में? हाँ है, बिल्कुल है। कहाँ पे है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे इधर आ जाओ, ये वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे आ जाओ। इस वाली लाइन पे आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये लाइन कभी इस वाली जगह पे आ सकती है चाहे अर्थ कितना भी घूमे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां से शुरू करेगी यहां तक घूमेगी। देखो देखो समझना, यहां से घूमना शुरू करेगी यहां तक घूमेगी अंधेरे में, वापस ये वाला पोर्शन घूमेगा ये भी अंधेरे में, फिर से ये वाला पोर्शन सामने आएगा इधर से, लेकिन अंधेरे में ही रहेगा, दिन में ये जा ही नहीं रहा है क्योंकि ये इस सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के इस साइड से है। तो मतलब यहां पे कभी रोशनी आएगी ही नहीं इस टाइम पे। जो विंटर सीजन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो पोलर रीजन्स है, नॉर्वे का कुछ हिस्सा भी, वहां पे हमेशा ही अंधेरा रहेगा। लाइकवाइज जब आप साउथ में देखेंगे, ये लाइन देखो यहां से आ रही है यहां तक, और यहां पे भी उजाला मिलेगा, यहां पे भी उजाला मिलेगा। फिर जब ये घूमेगी इस तरह से, फिर वापस यहां पे पहुंचेगी, उधर भी उसको उजाला मिलेगा। ये पॉइंट जब इधर से घूम के इधर आएगा, ये भी उजाले में ही रहेगा। मतलब इसको अंधेरा कभी मिलेगा ही नहीं, ये हमेशा सनलाइट में ही रहेगा। तो यहां पे आपको मिलेगा 24 आवर्स ऑफ डे, और इधर आपको मिलेगा 24 आवर्स ऑफ नाइट। क्लियर? और ये कब होता है? सारा कॉन्सेप्ट बेसिकली खेल जो है वो सन का है, कि सन किस जगह पे शाइन कर रहा है, उसकी वजह से हमारा भी क्लाइमेट डिटरमाइन होता है। वो कैसे होता है वो इधर आप देख लो, ये दुनिया का मैप है। दुनिया का मैप जब आप देखेंगे ना, तो आपको इक्वेटर जो मैंने आपको भी कहाँ पे गोल लाइन पे दिखाया था ना, ग्लोब पे या गोल मैप पे, तो कुछ इस तरह से आप देखोगे वो इक्वेटर कुछ इस तरह से पास होता है। इंडिया कहाँ पे है? ये इंडिया है। कहाँ पे मैंने बोला था? नॉर्थ में है नॉर्थ में कि नहीं है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब देखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में मैंने आपको क्या बोला था, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, जहां पे सनलाइट होती है कब? 21 जून को। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां पे है? यहां पे है। वहां पे कब सनलाइट होती है? 22 दिसंबर को। मतलब सन इन जगह पे शाइन करता है इस टाइम पे। ये इमेज को अच्छे से देखो। ये सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर पे सन होगा। ये कौन सी बात हो रही है? या इस टाइम पे स्प्रिंग सीजन होगा या फिर ऑटम सीजन होगा। इतना तो समझ गए, इतना तो मैं तब से समझा ही रहा हूं, इतना तो आपको समझना पड़ेगा। स्प्रिंग सीजन होगा या ऑटम सीजन होगा। अब देखो इस टाइम पे क्या होता है। इस टाइम पे क्या होगा याद रखना। मैं अब आपको ग्लोब से हटा के दिखाऊंगा क्या होगा। अब मैं आपको फ्लैट ग्राउंड पे दिखाऊंगा। इसको थोड़ा सा समझना, यही है हमारा सब कुछ जो हमें आज समझने की जरूरत है। यहां पे मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये मान लो अर्थ है, और ये जो है ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री मतलब इक्वेटर है। इक्वेटर ये है, ये लाइन जो यहां पे है। और सन जो है वो इस टाइम इक्वेटर पे है। सन जो है वो इस टाइम आपको इक्वेटर पे मिलेगा। ठीक है, जब आप इक्वेटर पे सन को देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, यहां पे जो जमीन होगी ना वो हीट अप हो जाएगी। क्यों? जहां पे सूरज होगा गर्मी तो वहीं पे होगी। तो जब यहां पे जमीन हीट अप हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, यहां पे एयर जो है वो भी गर्म होगी। अर्थ रेडिएट करेगी हीट को, उसके ऊपर जो हवा है वो भी हीट अप हो जाएगी। और जो गर्म हवा होती है, वार्म एयर जो होती है, वो राइज करती है। ये बात याद रखना, जो वार्म एयर है दैट राइजेस, वार्म एयर राइजेस। तो यहां की हवा जो है वो क्या करेगी, उठने लगेगी इस तरह से ऊपर 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 ऊपर। उठ गई हवा। अब मुझे एक बात बताओ, हवा तो उठ गई, चलो ठीक है, लेकिन आखिर उठेगी कब तक? एक जगह आता है ट्रोपोपॉज, वो हम एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे। वहां से आगे हवा फिर उठेगी नहीं। वहां पे फिर एयर जो है वो कुछ इस तरह से डाइवर्ज होने लग जाएगी, इस तरह से, मतलब फैलने लग जाएगी इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से फैल रही है हवा, फैल रही है हवा। लेकिन अब ये हवा जो फैल रही है ये ऊपर जाएगी तो ठंडी भी तो हो जाएगी, क्योंकि जब हायर वी गो द कूलर इट इज। तो ऊपर और ठंड है। अब ये गर्म होने की वजह से अगर ऊपर उठ गई तो ठंडी होने की वजह से नीचे भी तो आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अब ये ठंडी हो गई है तो अब ये आएगी नीचे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आ गई नीचे। अब यहां पे समझना मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। जिस जगह से हवा ऊपर उठ गई या इक्वेटर पे जहां पे एयर राइज हो गई, क्योंकि सन कहां पे, देखो ये सन है ना, ये सन जैसा दिख नहीं रहा है पर चलो आप समझ लो, इस जगह पे जब एयर उठ गई तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, नीचे, यहां पे नीचे लो प्रेशर मिलेगा।
लो प्रेशर क्यों मिलेगा? क्योंकि भाई जो हवा थी वो तो ऊपर उड़ गई, तो अब नीचे खाली जैसा होने लगेगा तो प्रेशर जो होगा वो लो होगा। और वहीं पे जब आप इस जगह पे देखेंगे, ये मान लो 30 डिग्री के अराउंड है, इस जगह पे हवा ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहाँ पे दबाव बढ़ेगा। ऐसा समझ लो कि आपके सर पे बहुत सारे पत्थर ऊपर से रखे जा रहे हैं, तो आपके सर पे प्रेशर बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा हाई प्रेशर। क्या मिलेगा? हाई प्रेशर। HP है ये, AP नहीं है। HP का मतलब हाई प्रेशर। अब मुझे बताओ हाई प्रेशर और लो प्रेशर से क्या होगा। मैं बताता हूं आपको यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, जो यहाँ पे पहले मुझे बताओ क्या है हाई प्रेशर। ये दोनों मैं दो साइड से क्यों बना रहा हूँ, 30 डिग्री दो साइड से, क्योंकि नॉर्थ में भी 30 डिग्री होगा और साउथ में भी होगा। या आप इसको इधर देख लो, यहाँ से जो हवा उठेगी ना इक्वेटर से, फिर वो ऊपर जाके ऐसे फैलने लगेगी, फिर फैलने के बाद नीचे आएगी। इधर से भी तो होगा, एक ही साइड से क्यों चलेगी, दोनों साइड से चलेगी ना, दोनों साइड से चलेगी और दोनों साइड से नीचे भी आएगी। तो यहां पे आपको मिलेगा लो प्रेशर सिस्टम और यहां पे आपको मिलेगा हाई प्रेशर। सिंपल सी एग्जांपल है, आप ऐसा मान लो आपके सर पे बहुत सारी ईंटें रख दी, तो आपके सर पे हाई प्रेशर हो गया। तो यहां पे बहुत सारी हवा नीचे आ रही है दोनों साइड से, तो यहां पे हाई प्रेशर बनेगा दोनों साइड से। और यहां पे जो 0 डिग्री है, यहां पे आपके सर से सारी ईंटें जो है वो हटा दी जा रही हैं, उनको हटा दिया जा रहा है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको लो प्रेशर मिलेगा। क्यों? आपके सर से प्रेशर जो है वो हटाया जा रहा है। अब आप बोलोगे सर हाई प्रेशर लो प्रेशर हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, वो आपको पता चलेगा जिस दिन मैं आपको इंडियन क्लाइमेट पढ़ाऊंगा। ये जो मैंने आज आपको इतना पढ़ाया, इससे आप देखोगे कितना फर्क पड़ेगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और पढ़ना है, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा फोकस करना। और देखो अब क्या होगा। अभी ये कब की बात हो रही है, जब सन होगा इक्वेटर पे, मतलब कि इस तरह से। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब गर्मी आएगी, 21 जून आएगा, अभी जो मैंने आपको बताया था, उस टाइम पे क्या होगा, सन आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यहां पे आ गया। मतलब कि 23 डिग्री पे या यहाँ पे कुछ इस जगह पे आपको मिलेगा सन। मतलब जो सन इस टाइम इससे पहले यहाँ पे था, यहाँ पे सन नहीं होगा अब सन आएगा कुछ इस जगह पे। कहाँ पे? इस जगह पे आ गया सन। अब मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे सन था इससे पहले इक्वेटर पे, यहाँ पे जब सन था तो यहाँ पे एयर राइज हो रही थी। अब कहाँ पे राइज होगी? अब एयर राइज होगी यहाँ पे, जहाँ पे सन है, सीधी बात है। अब एयर राइज होगी यहाँ पे, इस जगह पे। और जहां पे हो रही थी वहां पे अब सनराइज एयर राइज नहीं होगी। मतलब यहां पे अब एयर जो है वो राइज नहीं होगी। यहां से हटा दो एयर को, राइज होते हुए जो थी इसको हटा दो, हट गई। इसको भी हटा दो, क्यों? क्योंकि अब सन जो है वो यहां पे है, तो यहां से भी इसको हटा दो, हट गई, बिल्कुल। तो अब जहां पे सन है वहां पे एयर होगी राइज, होगी एयर राइज। और जो सिंक हो रही थी 30 डिग्री पे, अब यहां पे होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे राइज ही दूर हो रही है, तो सन जो अब सिंक होगी वो थोड़ी दूर होगी। कहां पे? देखो कहां पे होगी। यहां से जब सनलाइट आएगी तो वो थोड़ा सा दूर, मान लो 40 डिग्री के अराउंड अब सिंक होने लगेगी। 23 डिग्री पे राइज हुई थी, तो 30 डिग्री वाला काट ही दो। ये कब बात हो रही है? अब बात हो रही है जब सन होगा कहां पे होगा, जल्दी से बताओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इस टाइम पे सारा प्रेशर सिस्टम जो है वो शिफ्ट हो जाता है। अब आपको यहां पे ये चीज समझनी है कि यही चीज जब विंटर में होगी तो तब सन कहां पे होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये सब डिलीट कर दो जल्दी से ताकि आप समझने में आसानी हो जाए। देखो भाई, जब यहां पे सन होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो उस टाइम पे सारे प्रेशर बेल्ट्स जो है वो कहां की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? यहां की तरफ। इस टाइम पे जब हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, जब 23 डिग्री पे सन है, तो यहां पे लो प्रेशर बनेगा और यहां पे हाई प्रेशर बनेगा। इससे पहले जो हाई प्रेशर 30 डिग्री पे था वो अब 40 पे बन रहा है। जो लो प्रेशर इससे पहले 0 डिग्री पे था वो 23.5 डिग्री पे बन रहा है। समझ में आ गया कैसे सन की मूवमेंट की, अर्थ की मूवमेंट ही हो रही है, पर चेंज इन द सन जब होता है, कहां पे सन शाइन करेगा, उसकी वजह से कैसे प्रेशर बेल्ट्स भी शिफ्ट होते हैं। इतना समझ गए आप? इतना अगर समझ गए तो आपको मैं फिर एक और चीज यहां पे बताऊंगा और उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। देखो भाई, अच्छे से समझना इस चीज को। जब मैंने आपको पढ़ाया था यहां पे सन शाइन कर रहा था इक्वेटर पे, तो यहां पे लो प्रेशर बन रहा था ना। चलो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना के दिखाता हूं आपको। लेकिन याद रखना, जो मैंने अभी तक पढ़ाया सब काम आएगा, एक एक चीज काम आएगी, अगर नहीं आई तो बताना। यहां पे जब सन शाइन कर रहा था 0 डिग्री पे इस तरह से, उस टाइम पे क्या हुआ, फिर ऊपर जाके ये फैला, फिर जाके 30 डिग्री पे एयर नीचे आई ना, दोनों साइड से आई, बिल्कुल एक ही साइड से क्यों आएगी, दोनों साइड से आएगी। 30 डिग्री के आसपास, देखो स्ट्रिक्टली 30 डिग्री नहीं होता है, बट 30 डिग्री के अराउंड जहां पे लो प्रेशर बन रहा था। अभी ऐसे समझ लो, यहां पे एक आदमी है, इसमें बहुत दम है, यहां पे एक और आदमी है जो बेचारा
ज़्यादा दमदार नहीं है, इसमें प्रेशर हाई है, ये इसको पुश करेगा ना, इसमें ज़्यादा दम है, यहाँ की तरफ ज़्यादा धक्का लगा सकता है। जहाँ पे लो प्रेशर है वहाँ पे उतना दम है नहीं, तो हाई प्रेशर से विंड्स आने लगेंगी लो प्रेशर की तरफ। क्यों? हाई से लो की तरफ ही आएंगी ना, अब लो से हाई की तरफ थोड़ी आएंगी। जहाँ पानी का बहाव ज़्यादा होगा वहाँ से कम बहाव की तरफ पानी जाएगा ना, या कम बहाव से ज़्यादा बहाव की तरफ जाएगा? नहीं। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स आएंगी तो आप देखोगे दोनों साइड से आएंगी ना, तो आपको लगेगा कि इस जगह पे 0 डिग्री के पास चीज़ें कन्वर्ज हो रही हैं। तो इसको कहा जाता है, जहाँ पे विंड्स कन्वर्ज होती है, इसको कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या शॉर्ट फॉर्म आप याद रख लो ITCZ। अगर एग्जाम में पूछे ITCZ क्या है, तो अब तो आप आंसर कर दोगे कि ITCZ क्या है, जहां पे विंड्स कन्वर्ज हो रही है। ये हम पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा आपको ये कैसे इंडिया में मॉनसून कराएंगी, ये कैसे इंडिया में मॉनसून खत्म कराएंगी, ये सारी चीजें आपको वहां पे काम आएंगी। बस ITCZ को याद रखना। क्या याद रखना है? ITCZ, कैसे विंड्स कन्वर्ज हो रही है अराउंड ITCZ। समझ में आ गया? अब जब शिफ्ट हो जाएगा बाद में ये सब, तो ITCZ भी क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। जो ITCZ 0 डिग्री पे नॉर्मली होगा वो जाके कहां पे आएगा? 23.5 डिग्री पे ITCZ शिफ्ट हो जाएगा, और हाई प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट हो जाएगा 40 पे। ये मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में समझा दिया कैसे होता है। यहां पे देखो एक बार फिर से, जब यहां पे सन होगा तो यहीं पे आपको ITCZ भी मिलेगा। जब सन यहां पे शाइन करेगा तो सन ITCZ, जहां पे सूरज होगा वहां पे ITCZ भी शिफ्ट करता है। और ये होगा समर में या 21 जून में। जब 22 दिसंबर आएगा तो ITCZ कहाँ पे होगा? यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आपको इसको लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपको समराइज करके दे रहा हूँ। नॉर्मली जब आप देखेंगे इन द मंथ ऑफ मार्च एंड सितंबर आपको ITCZ मिलेगा इक्वेटर पे। मार्च और सितंबर में ITCZ इक्वेटर पे। जब आप बात करेंगे जून की, तो जून में आपको ITCZ कहाँ पे मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और दिसंबर में कहां पे ITCZ होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास। इतना भैया आप याद रख लो आज के लिए। आज की क्लास हम इतनी रख देते हैं। इसके बाद में कोरियोलिस फोर्स पढ़ना है और इंडिया का हम पढ़ेंगे क्लाइमेट अगली क्लास में। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये आप ITCZ को रिवाइज करते रहो, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका ज्योग्राफी का इसी में आएगा। आप बस इसको रिवाइज कर दो, और अगर फिर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा, मैं हूं यहाँ पे, मुझसे पूछ लो। चलो आज की क्लास करते खत्म। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।